हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रथम अकाडमी परिवार में और मैं सूरज कुमार। तो आज हम लोग जो आपका क्लास 9th का जो कल आपका एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं टाका जरूर भिड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सन 1774 में यहाँ पे बुर्बो होगा। बुर्बो राजवंश का लुईस 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ? या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि लुईस 16वां किस देश का राजा बना? तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। और कब बना था? तो 1774 में। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लिखा है कि जॉन लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो दी ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक ने किया है। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था? तो उसी को हम लोग लिब्रे बोलते हैं, जिसको कब समाप्त किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस की मुद्रा लिब्रे को कब समाप्त किया गया? तो 1794 में। या तो फिर लिब्रे को कब समाप्त कर दिया गया? 1794 में। या क्वेश्चन के अंदर में ही क्वेश्चन है, तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? तो उदारवादी, ठीक है ना। तो 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाने वाला ये सभी हैं, यानी कि युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए, साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, साथ ही साथ यानी कि ये सभी यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? तो किसका था? तो कार्ल मार्क्स का था, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन 6 का करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? कौन नहीं था? तो जर्मनी। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसको तो हम लोग नाथसीवाद कहते हैं ना। तो 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 9 नंबर का प्रश्न है। लिया कि जावा में किस समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान के रूप में जाने जाते थे? तो याद रखिएगा क्लांग। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। वन अधिनियम के चलते गांव वालों को निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई? तो बहुत सी गतिविधियां गैर कानूनी बन गई थी, जैसे कि घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं का चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना, ये सभी गैर कानूनी बन गए थे। उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? तो सभी चरवाहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है। औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? तो कब पारित हुआ था? तो याद रखिएगा 1871 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा काटती है? तो कौन सी रेखा काटती है? तो कर्क रेखा काटती है। 13 का आपका 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर लिख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 2 यहाँ होता है। बाकी कर्क रेखा याद रखिएगा, बाकी किसी चीज़ को याद रखो चाहे नहीं, मतलब नहीं रखना, पर कर्क रेखा को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम किस सीमाएं मतलब इनकी जो सीमाएं किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती हैं। 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है पे तीस्ता और दियांग निम्न में से किसके नाम है जो असम हिमालय का सीमांकन करती है? तो नदियों का नाम है। 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। यह कि भारत में हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो पीर पंजाल को माना जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बाकी 2 नंबर नीचे लिखा गया, यहाँ होना चाहिए था। तो पीर पंजाल याद रखना मेरी बात।
नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजन पर स्थित है? आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पता होगा, हरियाणा अंबाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? या प्रश्न सीधा सीधे पूछेगा, दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है तो कौन? तो गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न है, महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये सभी नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये नदियां अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? तो अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? सबको पता है, डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन किस प्रकार का संसाधन है? तो वन देखा जाए तो एक नवीकरणीय संसाधन में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, वन को आप लोग नवीकरणीय संसाधन कह सकते हो। अगर उसको समय दिया जाए, अगर काटा ना जाए अंधाधुंध तरीके से, तो वो खुद से वन अपने आप को रिजनरेट कर सकता है। ठीक है, मानव निर्मित तो है नहीं, ये मानव का औकात के बाहर है। ठीक है, अजैव संसाधन तो है नहीं, तो 3 नंबर का ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। चला, ऐसा बात नहीं कि मानव बना नहीं सकता, पर एक वन बनाना मानव के लिए संभव नहीं है। वन के जैसा बनाना संभव है, पर वन जैसा बनाना पॉसिबल नहीं है। चलिए 21 नंबर का प्रश्न आते हैं। वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहे हैं? तो देखो, उद्योगों के विकास होने के कारण, ये भी बात सही है, शहरीकरण की परियोजना लागू होने के कारण और कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग होने के कारण, इन तीनों ही कारण से वनों क्षेत्र की कटाई हो रही है। उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर के प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखो 22 नंबर का प्रश्न है आपके लिए कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ये 22 का आपके पास 1 नंबर का पश्चिमी विक्षोभ करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, साथ ही साथ देख लो टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, ये सभी है। उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में आपको डाउट है और उसमें ऑप्शन में अगर उपयुक्त सभी है तो वही वाला मार दीजिएगा। 99% चांसेस होता है कि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, या कभी ए और बी दोनों आ जाए तो वो 90% चांस होता है कि वो सही हो जाए। ठीक है, तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन है, अब हाँ, अगर आप लोग जानते हो कि यहाँ पे उपयुक्त सभी लिखा हुआ है लेकिन ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है तो 2 ही मारिएगा। अब ऐसा नहीं कि सर बोला है। ठीक है, तो जानते हो तो जो है उसको मारिएगा, नहीं जानते हो इस टाइप का क्वेश्चन में उपयुक्त सभी या ए और बी दोनों ऑप्शन में है तो करेक्ट कर दीजिएगा। ये सब तुक्का मारने का ट्रिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? तो किसका होना जरूरी माना जाता है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का होना। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर में, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो चीन के संसद को आपको पता होगा, राष्ट्रीय जन संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टोटल 40 प्रश्न कवर करेंगे। लिखा है यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो किस प्रकार का मुकदमा चलाया था आपको पता होगा, तो देशद्रोह का। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न, जो कि है 1950 में ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया? तो रंगभेद के खिलाफ 1950 में आपका देखा जाए तो आपके पास अश्वेत 1 नंबर का, यहाँ उपयुक्त सभी 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग। ठीक है, उपयुक्त सभी ने किया था। ठीक है, संघर्ष किया था। चलिए 28 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग पर होता है। नेक्स्ट 29 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी भी माना जाता है? तो याद रखिएगा उनका नाम राष्ट्रपति है।
नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति को पहला नागरिक कहा जाता है देश का। 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। 30 का 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। निम्न में कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने का विशेषाधिकार होता है? तो किसके पास विशेष अधिकार होता है? तो विधायिका के पास। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त रहते हैं? तो कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं? तो अपने मत का प्रयोग करना, साथ चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनना, साथ ही साथ अपने विचारों को व्यक्त करना, ये सभी कर सकता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यही तो भारत देश की खूबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। वोट देने के अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो राजनीतिक की अधिकार माना जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 पर आते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो याद रखिएगा 450। शायद ये आपका सिलेबस से बाहर है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, पर फिर भी अगर कोई दिक्कत नहीं, कर लो, 2-3 प्रश्न बचाई हुआ है, ठीक है। निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भूमि हो, श्रम हो, भौतिक व मानवीय पूंजी, ये सभी जरूरी होता है। 4 नंबर क्वेश्चन कट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए 36 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यानी शहरी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। बेरोजगारी, भूमिहीनता, अशिक्षा, ये सभी कारण है निर्धनता का, गरीब होने का। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है? तो 100 दिनों का। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन बफर स्टॉप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये भोजन की कमी की समस्या को हल करना। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिया। आपको बता दूं, ये सभी प्रश्न 2023 के प्रश्न है, जो 2023 में आपका पूछा गया था। और ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि 2023 का क्वेश्चन 2025 के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू साहब, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ।